नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 नागरिक शास्त्र के 1 से 65 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं 66 से 125 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? यूएन का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सामान्य सभा। तो यूएन का जो सबसे बड़ा अंग है वह है यूएन की जनरल असेंबली या सामान्य सभा या महासभा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब सामान्य सभा क्यों है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। महासभा विशेष और आपात अधिवेशन में मिलती है। अधिवेशन सितंबर के तीसरे मंगलवार को आयोजित होती है। साथ ही प्रत्येक देश का इसमें भागीदारी होती है। यानी महासभा में प्रत्येक देश जो है अपने यहाँ से 2 सदस्यों को भेजता है। और यूएन की वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। तो 193 देश अपने देश से 2-2 सदस्य भेजेंगे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 सितंबर या 12 सितंबर। तो दक्षिण सहयोग के लिए जो वार्षिक दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 12 सितंबर जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण सहयोग एक वाक्यांश है जिसका प्रयोग प्रारंभिक रूप में वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच संसाधनों, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आदान प्रदान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षिण सहयोग लंबे समय से भारत की विदेश नीति और कूटनीति की आधारशिला रही। वास्तव में 1947 में ब्रिटेन ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों के माध्यम से अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और विकास के अनुभव को साझा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? ऑप्शन है व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम या निर्गत उपागम। तो मानव संबंध एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं या पहले देखते हैं इसके ऑप्शन। तो मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। मानव संबंध आंदोलन ने जो आधार डाला वो डाला व्यवहारवादी उपागम का। जो व्यवहारवादी उपागम है उसका आधार मानव संबंध आंदोलन ने डाला था, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से व्यवहारवादी उपागम विकसित हुआ। व्यवहारवाद से आशय मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। मानव व्यवहार को पूर्ण रूप में समझने के लिए समाजशास्त्र व मनोविज्ञान का भी सहारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है मुख्य कार्यकारी या लेखा परीक्षक या जन संपर्क अधिकारी या मानव संसाधन प्रबंधक। तो प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है मुख्य कार्यकारी। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का है। प्रशासनिक कार्यों में कार्यकारी अधिकारी का कार्य महत्वपूर्ण है। कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण पक्ष है भर्ती। यह सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता भर्ती तंत्र की मजबूती पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? विभाग, कंपनी, सार्वजनिक निगम या महल। तो ये है महल नहीं होगा यहाँ। ऑप्शन डी जो है वो गलत दिया हुआ है, कुछ और होगा इसकी जगह, सही टाइप नहीं हुआ है। तो इसमें जो सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है वो सार्वजनिक निगम होता है।
सार्वजनिक निगम जो है वो सरकार आर्थिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक कार्य करती है तथा सामान्य हित के, जनता के हित के लिए जब कोई इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाता है तो उसे सार्वजनिक निगम कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय, व्यावसायिक कार्य करती है जो सार्वजनिक निगम को स्थापित, तब तो सार्वजनिक निगम को स्थापित किया जाता है, जबकि विभाग, कंपनी और मंडल का इससे कोई संबंध नहीं। यहाँ मंडल होगा, यहाँ होगा मंडल। सार्वजनिक निगम में सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है एल.डी. वाइट, हरमन फाइनर, आंग या आर.जी. गेटल। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है, ये कथन जो है वो जुड़ा हुआ है हरमन फाइनर से, हरमन फाइनर से। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये कोटेशन है हरमन फाइनर का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्थानीय, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को हरमन फाइनर ने परिभाषित किया। लोक सेवा के कर्मचारी जब अस्थायी होते हैं और उनका वेतन निश्चित होता है तो वे काम को अधिक सुचारू ढंग से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? ऑप्शन है लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण या योग्यता परीक्षण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौखिक परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। मौखिक परीक्षण में व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जवाब व्यक्ति को तुरंत देना होता है। इससे व्यक्ति के विचारों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो जो कर्मचारी पहले से सेवा में उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रवेश उपरांत परीक्षण या प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण या उन्मुखीकरण परीक्षण या सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो जो कर्मचारी सर्विस में है उसके लिए दिया जाएगा सेवाकालीन प्रशिक्षण। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। कार्यरत कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण देने से उनका कार्य बाधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है संतुलित बजट, अधिशेष बजट या निष्पादन बजट या घाटे का बजट। तो जब अनुमानित राजस्व जो है अनुमानित व्यय के बराबर होता है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है संतुलित बजट। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को संतुलित बजट कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह उल्लेख है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता का निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है? न्यायिक समीक्षा, वैधानिक अपील या विधायी समीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता निर्धारण करने के लिए न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता निर्धारण करने की न्यायालय की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत में न्याय करने के लिए इधरी न्यायपालिका के अंतर्गत 4 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और ग्रामीण न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा? ये कथन हॉब्स का है, बोंदा का या रूसो का या ऑस्टिन है? तो शक्ति का स्थानांतरण हो सकती है या न कि इच्छा का। इसको इच्छा से भी आप लोग गेस कर सकते थे क्योंकि जनरल विल की बात करते हैं रूसो। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना है? राज्य को, राष्ट्र को, समाज को या न्यायतंत्र को? तो सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है राज्य को। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। गार्नर कहता है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत दोनों राज्य से होता है। राज्य शब्द को पहली बार मैकियावेली ने प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? ऑप्शन है प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत, बल सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के अंतर्गत ही प्राकृतिक अवस्था की बात की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है
वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक तथा स्वयंपूर्ण संस्था है और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व में सर्वोच्च। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? राजनीतिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता या जन संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता? तो जनता को सर्वोच्च मानती है जन संप्रभुता। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। डायसी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथों में रहती है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का सूत्र सर्वसाधारण के हाथों में रहता है, क्योंकि कानूनी प्रभुसत्ताधारी सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, हॉलैंड, बेंथम या जॉन ऑस्टिन। तो सही आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में कानून को परिभाषित कर रहे हैं जॉन ऑस्टिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? ऑप्शन है लॉक, मिल, रूसो या ग्रीन। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक मिल को माना जाता है। मिल ने बहुल मतदान का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को एक से अधिक मत प्राप्त होंगे। मिल ने एक व्यक्ति एक मत और बहुमत के शासन की संकल्पना को झूठा लोकतंत्र कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वयं साध्य के रूप में माना है? जनतंत्रवादी, तानाशाही, उदारवादी या धार्मिक प्रभु? तो राज्य को एक साधन के साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में मानते हैं तानाशाही या अधिनायकवादी शासन व्यवस्था तो के अंतर्गत माना जाता, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तानाशाही वर्ग के शासकों ने राज्य को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। तानाशाही शासक राज्य को एक सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में देखते हैं। वे राज्य को एक सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानते हैं। मुसोलिनी के अनुसार सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? सत्य, सही या शक्ति या कर्तव्य या कानून? तो रूसो ने सामान्य इच्छा के अभिव्यक्ति के रूप में माना है कानून को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। रूसो के लिए कानून सामान्य इच्छा के अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है, समुदायों के कल्याण की इच्छा तथा स्वार्थपूर्ण इच्छा। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की है? तो समता सैनिक दल की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने किया है। बोस नहीं होंगे, पटेल नहीं होंगे, लोहिया नहीं होंगे, बल्कि भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। अन्य संगठनों व दलों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1923 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा और 1930 में दलित वर्ग फेडरेशन DCF की स्थापना की। उन्होंने 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP की स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाया था। भारतीय बौद्ध महासभा भारतीय बौद्धों का राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना अम्बेडकर ने 4 मई 1955 को मुंबई महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का 17 समाप्त करता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 समाप्त करता है अस्पृश्यता या छुआछूत को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। भारतीय संविधान के भाग 3
में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित कर सिविल अधिकार परीक्षण अधिनियम बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 118 ऑप्शन ए है, या अनुच्छेद 119, या अनुच्छेद 110, या अनुच्छेद 112। तो संसद की क्रिया कार्य व्यवहार के संचालन और विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। अनुच्छेद 118 ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को अपने प्रक्रिया और कार्य व्यवहार संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74। तो क्षमादान की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। मृत्युदंड से पूर्ण क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा या राज्यसभा? तो ब्रिटिश संसद का निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन जो है वो है कॉमन सभा। उच्च सदन वहाँ का लॉर्ड सभा जो है उच्च सदन है, और कॉमन सभा जो है ये निम्न सदन है। निम्न सदन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कॉमन सभा होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होने की आयु 18 वर्ष व इसे कोरम की संख्या 40 है। संसद का निर्माण हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन व क्राउन के मिलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? गेटल ने, ये ऑप्शन है, या गार्नर ने, या मैकियावेली ने, या एडमंड बर्ग ने? तो ये परिभाषा दी है एडमंड बर्ग ने। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। उपरोक्त कथन एडमंड बर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, या अनुच्छेद 3, या अनुच्छेद 4, या अनुच्छेद 5? तो अमेरिकी संविधान का राष्ट्रपति कार्यालय से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 2 है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके निर्माता थॉमस जेफरसन है। वर्ष 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखा गया। बाद में वर्ष 1788 में इसे मंजूरी दी गई और वर्ष 1789 में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? 6 वर्ष, या 5 वर्ष, या 7 वर्ष, या 5 वर्ष? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ 4 वर्ष कर लो एक ऑप्शन। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। प्रारंभ में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 7 वर्ष थी। वर्ष 2000 में संविधान संशोधन के माध्यम से इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, और सन 2000 में इसे लागू इस आधार पर चुनाव भी हुए। इस संविधान संशोधन के आधार पर वर्ष 2000 में चुनाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? एनपीसी, या एमपीसी, या एनएफसी, या एमएफसी? सही आंसर है नेशनल पीपल कांग्रेस या एनपीसी। तो एनपीसी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एनपीसी, अच्छा ये एमपीसी है, सॉरी, ये जो है सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेशनल पीपल कांग्रेस एनपीसी जो है चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। चीन में एक दलीय प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि एनपीसी, एमपीसी व एमएफसी क्वेश्चन देख लेते हैं।
कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित या शक्ति का संतुलन? तो ये सभी के लिए एक तथा एक के लिए सभी आधारित है सामूहिक सुरक्षा पे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामूहिक सुरक्षा सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। शक्ति संतुलन देश के हित के लिए है, सभी स्तर पर शक्ति का बंटवारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हित प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? परिवर्तनीय हित, पूरक हित, समान हित या विशिष्ट हित? तो प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से उभर सकता है परिवर्तनीय हित। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई देशों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन है 25, 29, 36 या 39। तो पहले सम्मेलन में हिस्सा लिया था 25 देशों में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संघ या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो एवं घाना के नक्रुमा ने आरंभ किया। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज और कोहे ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे सम्मिलित या शामिल नहीं किया है? भौतिक जीविता, आर्थिक निर्वाह, स्वाधीनता या सुरक्षा? तो जॉर्ज कोहेन ने नहीं शामिल किया सुरक्षा को। भौतिक जीविता, आर्थिक निर्वाह व स्वाधीनता को राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता के वितरण में बांटता है? ऑप्शन है मेयर सिमर, स्टीफन वाल्टज या डेविड हेल्ड? तो जो स्टीफन वाल्ट हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता के वितरण में बांटा है। ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? विकर्ण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा या निर्णय निर्माण? तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को निर्णय निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? नियंत्रण का विस्तार, केंद्रीकरण, आदेश की एकता या पद सोपान? तो संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत मूनी के अनुसार है पद सोपान। हायरार्की जो है वो संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत मानते हैं मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत जो है पद सोपान है। संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत में नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण इसमें शामिल किया गया है, लेकिन मुनि ने पद सोपान को प्रथम स्तर पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? ऑप्शन ए है सरकारी विभाग, बी है निजी विभाग, सी है अर्ध संरचनात्मक विभाग, डी है अर्ध स्वायत्त विभाग? तो सही ऑप्शन है सरकारी विभाग। सरकारी विभाग जो हैं एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की? ऑप्शन ए है 1884, बी है 1885, सी है 1886 या डी है 1887? तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग की अमेरिकी सरकार द्वारा स्थापना की गई थी 1887 में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वर्ष 1887 में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? एकाधिक प्रणाली, विभाजन प्रणाली, पदोन्नति प्रणाली या उन्नत प्रणाली? तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है पदोन्नत प्रणाली। प्रमोशन जो होता है वो आंतरिक रूप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नत प्रणाली भी कहा जाता है। एकाधिकार प्रणाली पर किसी एक का ही एक अधिकार होता है। विभाजन प्रणाली को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ये है पुनर्सेवा पाठ्यक्रम, प्रवेश पूर्ण प्रशिक्षण, या सेवाकालीन प्रशिक्षण, या उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। तो सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रवेश पूर्ण प्रशिक्षण, या ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को प्रवेश पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी भी विभाग में नियुक्ति से पहले एक नियुक्ति प्रक्रिया का गठन किया जाता है। यह नियुक्ति संगठन इकाई अपने अंतिम स्तर पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाता है। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है, अनुशासन में, पद सोपान में, मनोबल या दृढ़ निश्चय में। तो सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है मनोबल में, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान केंद्रित प्रस्ताव, या प्रश्नोत्तर घंटा, या शून्यकाल चर्चा। तो प्रश्नोत्तर घंटा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। प्रश्नोत्तर घंटा 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? ये कथन है गार्नर का, या लास्की का, मैरिस का, या हेराल्ड लासवेल का? तो राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ आरंभ और अंत होता है, यह कथन है गार्नर का, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। J.W. गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत दोनों राज्य से होता है। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? न्यायतंत्र, जनसंख्या, क्षेत्र, या संप्रभुता? तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है संप्रभुता को, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रयोग व प्रतिपादन जीन बोदा ने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंत की सत्ता को सीमित करने के लिए वर्ष 1756 में अपनी कृति 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया है। बोदा में राज्य को परिवार एवं उसकी मिली जुली संपदा का ऐसा संगठन कहा जहां संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ऑप्शन ए है बल सिद्धांत, बी है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सी है विकासवादी सिद्धांत, डी है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विजय का परिणाम माना है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन है कार्ल पॉपर, लॉर्ड ब्राइस, डेविड स्टर्न, या जेम्स मिल। तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे वो थे डेविड स्टर्न। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो डेविड स्टर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया? ऑप्शन ए है बहुलवाद, बी है अराजकतावाद, सी है नाजीवाद, या डी है उदारवाद? तो सही आंसर हो जाएगा बहुलवाद। बहुलवाद जो है वो संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में विकसित हुआ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुलवादी सिद्धांत को संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इसके विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ा है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता, या राजनीतिक समानता? तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिनिधि विचारक लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है?
राजतंत्र में, जनतंत्र में, अधिनायक तंत्र में या अभिजात तंत्र में? अगर अभिजात तंत्र में होगी नहीं, अधिनायक तंत्र में नहीं होगी, राजतंत्र का कोई सवाल नहीं है, जनतंत्र सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनतंत्र की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है, लोकप्रिय संप्रभुता जनतंत्र में निहित होती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार नैतिक आधार पर जनता को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? राजा, अमात्य, पुरोहित या कोष? तो मनु के अनुसार निम्नलिखित में जो राज्य के अंग नहीं हैं वो है पुरोहित, यानी राजा, अमात्य व कोष राज्य के अंग हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनु ने राज्य को सप्तांग माना था, जिसका मतलब है कि राज्य एक ऐसा अवयव है जिसके 7 अंग होते हैं। ये 7 अंग है स्वामी, अमात्य या मंत्री, राजकोष, दंड, दुर्ग, जनपद और मित्र। मनु के अनुसार पुरोहित राज्य के अंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? अब इनमें से कोई भी मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, सोशलिस्ट थिंकर नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है स्वतः सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों के विकास क्रम की दृष्टि से 3 खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मार्क्सवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है, ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17। तो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं से अवसर की समानता प्रदान करता है। राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान, उद्भव, निवास स्थान, इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के जो भाग 4 क हैं उसमें जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 4 क। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। रूस क्या, उसमें सोवियत संघ था, सोवियत संघ। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इसको अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों को मूल कर्तव्य को 42वें संविधान 1976 द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है? राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, उपराष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में? तो संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या बेल्जियम में? तो आधुनिक दल व्यवस्था का जो उद्भव हो रहा है वो हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हेगी और टीर जो 2 राजनीतिक दल का उद्भव ब्रिटेन में हो रहा है, लेकिन वो आधुनिक दल व्यवस्था के उद्भव के रूप में उन्हें नहीं देखा जा सकता है। तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हो रहा है अमेरिका में। तो आप लोग इंग्लैंड से जो है कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है संसद, डायड, संघीय संसद या कांग्रेस? तो अमेरिका में राष्ट्रीय विधानमंडल को कहा जाता है कांग्रेस। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। अमेरिका में कांग्रेस का निर्माण प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों से मिलकर होता है। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है। सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 100, 545, 435 या 200। तो सीनेट में जो है प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य होते हैं। सीनेट में प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य, और अमेरिका में इसमें जो है वो 50 राज्य हैं, संख्या हो जाएगी 100। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। सीनेट दुनिया का शक्तिशाली उच्च सदन है, अतः लॉर्ड सभा, राज्यसभा
और जर्मनी की जो बुंदेसटैग है सभी उच्च सदनों से यह शक्तिशाली है। सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों से 2 सदस्य लिए जाते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? सीनेट, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज? तो फ्रांस की व्यवस्थापिका का जो निचला सदन है वो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? लॉबी, हित संभरण, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना है, चुनाव में सहभागी? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दबाव समूह कभी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन स्थिरता के निश्चितत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? क्विंसी राइट ने, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने, एन.जे. स्पाइकमैन या लॉर्ड कास्लेरी ने? तो जो जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन है अर्नेस्ट बी हायस ने, या मॉर्गनथाउ ने, या पामर परकिंसन ने, या आर्गेन्स्की ने? तो सत्ता के लगभग बराबर की वितरण के रूप में शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग किया है मॉर्गनथाउ ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन का उपयोग मॉर्गनथाउ ने किया है। मॉर्गनथाउ एक यथार्थवादी विचारक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के संघर्ष का जो शाश्वत है। मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, विधि या अधिक कारकों के बजाय शक्ति और राज्य की स्वायत्तता पर बल दिया। इस तरह 2016 का प्रवक्ता चयन परीक्षा के क्वेश्चन, संपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रारंभ में हुए पीजीटी परीक्षा के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।